वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जिला अध्ययन जो सीरीज हम लोग के चल रहे थे उसमें आज हम लोग देखेंगे चमोली जनपद। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पूरी तरह से देहरादून और टिहरी गढ़वाल को कवर किया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे चमोली जनपद, क्योंकि चमोली जनपद बहुत बड़ा है और इसमें अपने उत्तराखंड जिला अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जिला की बात करें, महत्वपूर्ण तो सारे हैं लेकिन एक चमोली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत सुंदर पर्यटक स्थल, इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल कह सकते हो, या बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर, नदियाँ, झीलें, ताल आदि बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लाभप्रद सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी साथ में एडिशनल वीडियो आएंगी, खाली एक ही वीडियो हम कवर नहीं करेंगे और धीरे धीरे 5-6 पार्ट में कम से कम चमोली कवर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और एक थोड़ा सा नया प्रयास किया है, पीडीएफ का जो फॉर्मेट है और आप लोगों के सामने पीडीएफ लाने का प्रयास किया है, उसको बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करे स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है पहले तो उत्तराखंड का मैप, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ से ये चमोली जो जनपद है यहाँ पर उत्तराखंड का, ये आपको यहाँ से अलग के इसको भी कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चमोली जनपद है, बिल्कुल समझ लीजिए यहाँ पर चीन है, इधर चीन आ जाता है, इधर उत्तरकाशी है, आपको देख सकते हैं आप। ठीक, और इस साइड में पिथौरागढ़ है। ठीक है, और बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इन जिलों के साथ सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ ही साझा करता है। ठीक है, और अगर हम इंटरनल अगर थोड़ी सी बात करें चमोली की, तो हम चमोली को इन कुछ 5 या 6 पार्टों में बांट सकते हैं। ठीक है, चमोली का जो जोशीमठ वाला क्षेत्र हो गया, यहीं पर बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, और अगर आप देखें गैरसैंण बिल्कुल इधर हो गया। ठीक है, और चमोली का मेन मार्केट हो गया थराली, कर्णप्रयाग, पोखरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चमोली को देख सकते हैं। तो आप मैप एक बार आप दिमाग में फीड कर लीजिए। अब हम चमोली जनपद का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास हमने अच्छे से पढ़ रखा है लेकिन फिर भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का इतिहास हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्या है इतिहास। तो ऋग्वेद के अनुसार जो चमोली का गांव माणा गांव है, ठीक है, माणा गांव एक भारत का अंतिम गांव माना जाता है। माणा गांव लगभग आपको यहाँ पर आके मिलेगा। ठीक है, यहाँ लगभग माणा गांव है, तो ये भारत का अंतिम गांव माना जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम करंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसका जो नाम चेंज कर दिया है, वो कर दिया है भारत का प्रथम गांव। ठीक है, जिस अंतिम गांव का नाम जाना जाता था, अब प्रथम गांव कर दिया है। तो माणा गांव ने, अगर हम अपने पुराणों की, वेद पुराणों की बात करें, तो माणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ पर तपस्या करी। ठीक है, और यहीं से सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ तो आप समझ सकते हैं, ये एक हमारी पुरानी मान्यता है। और फिर और थोड़ा से आगे बढ़े हम, इसको और आगे बढ़े तो चमोली के गांव माणा में व्यास गुफा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट गुफा हो जाती है व्यास गुफा। ठीक है, इसको आप देख के चलेंगे, व्यास गुफा इंपॉर्टेंट है। और व्यास गुफा में ही वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी। आपको समझना हो कि आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी, आप जानते होंगे। और कहाँ पे करते, व्यास हुआ था। यहाँ से तो आपको दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, वेद व्यास द्वारा की गई थी। कौन सी गुफा में की गई थी, व्यास गुफा में की गई थी। व्यास गुफा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह का हम चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे। अब पूछा जाता है कि चमोली का पुराना नाम क्या था, तो लाल सांगा था। ठीक है, जैसे हमने ठांगदार पढ़ा था, टिहरी का पुराना नाम, इसी प्रकार से टिहरी का नहीं, प्रतापनगर नाम पढ़ा था। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जोशीमठ चमोली में स्थित एक स्थान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है। क्यों स्थान हो जाता है, जब अभी थोड़ा देर में हम जोशीमठ का अलग से चर्चा करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम, अगर हम इतिहास से जोशीमठ को जोड़कर चलें तो कत्तूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के आनी चाहिए। और अगर हम मध्यकालीन इतिहास की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है, तो पवार राजा जो थे, पवार राजा कनकपाल, ठीक है, कनकपाल ने चमोली के चांदपुरगढ़ में शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर चांदपुरगढ़ में पवार वंश की नींव डाली। आप ये अच्छे से जानते होंगे, कनकपाल जो पवार वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक, अगर हम ऐतिहासिक काल की बढ़े, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, और तत्कालीन ये उत्तर प्रदेश का एक जिला था, तो इसकी स्थापना कब की थी, 24 फरवरी 1960। ठीक, और इसका मुख्यालय का है गोपेश्वर। गोपेश्वर को हम अलग से पढ़ेंगे। ये था चमोली जनपद का इतिहास, जिसके संबंध में कुछ चीज़ आपको जानना आवश्यक थी। ठीक है, अब अगर बात करें तो चमोली की भौगोलिक स्थिति की बात करें। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में दिक्कत भी आ रही है, कभी कभी जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करने पर सीधा टेलीग्राम में नहीं भी जाता है, तो आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, चैट में कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्टिवेट है हमारा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब अगर देखते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था भौगोलिक स्थिति के बारे में, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूर्व में कहाँ पर है, पूर्व दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तर है,
ठीक है, पश्चिम और दक्षिण, ये आपको क्लियर है। तो पूर्व में कौन सा जिला है, तो पिथौरागढ़ जिला हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और भी देखें तो बागेश्वर भी आपका पूर्वी दिशा में पड़ता है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट आपके कौन से, पिथौरागढ़ और बागेश्वर पूर्व दिशा में पड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम देखें पश्चिम में डायरेक्ट रुद्रप्रयाग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि चमोली जनपद कौन कौन जिलों से सीमा बनाता है, इसके पूर्वी जिले कौन से हैं, ठीक है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, और सबसे बड़ी लंबी सीमा किसके साथ है, कई सारे प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर हम दक्षिण में देखें तो डायरेक्टली यहाँ पे अल्मोड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर में यहाँ पे चीन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली उत्तर में चीन है, और कुछ सीमा यहाँ पर उत्तर में उत्तरकाशी साझा करता है, लेकिन डायरेक्ट उत्तर में बात करें तो चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। और सबसे लंबी सीमा की अगर बात करें, चमोली जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो पिथौरागढ़ से बनाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कितने जनपदों से सीमा बनाता है, तो 6 जनपदों से सीमा बनाता है, और 6 के 6 जनपद हम लोगों ने देख लिए। कौन सा पहला, दोबारा से आप रिपीट करते हैं। पहला देखेंगे पिथौरागढ़, दूसरा उत्तरकाशी, 2 ऊपर के जिले हमने निपटा दिए, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो ये 6 जिलों से सीमा बनाता है। तो अच्छे से मैप दिमाग में फीड होना चाहिए आपको, एग्जाम में मैप बनाना भी आना चाहिए, मेंस के एग्जाम में जरूरत होता है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाटा है, ये सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। ये नेशनल हाईवे के संबंध में नया डाटा है ये, ठीक है। और नया डाटा संबंधी नेशनल हाईवे संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। NH7 जो मैंने आपको टिहरी गढ़वाल में भी बताया था, ठीक है। तो वो आपका दिल्ली से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और माणा। अब देखिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर आपका बद्रीनाथ हो जाता है, ठीक है, और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर माणा गाँव को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये NH7 बद्रीनाथ से होते हुए माणा तक को जोड़ता है, ठीक है, कर्णप्रयाग होते हुए। तो मैं इस तरीके से कनेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ये आ गया, ये यहाँ पर आपका कर्णप्रयाग स्थित है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी डार्क सर्कल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर्णप्रयाग हो गया, इसी को जोड़ते पौड़ी गढ़वाल आ जाता है, ठीक है। कुछ टिहरी का राज्य कवर करते हैं, देहरादून, और फिर इसका निकल जाता है दिल्ली में, ठीक है। तो ये हो जाता है NH7, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हो जाता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से, और भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तब भी NH7, ठीक है। यहाँ आपको याद करके चलना पड़ेगा NH7, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे की बात करें तो NH109, ठीक है। अगर हम लोग दिल्ली से आते हैं उधम सिंह नगर, ठीक है, आप देखिए मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट रिलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दिल्ली से कभी उधम सिंह नगर, मान के चलिए ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से कभी आप उधम सिंह नगर की तरफ आएंगे, ठीक है, तो NH09 आता है। फिलहाल मैं NH09 बता के NH109 बताना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से होकर आप जाएंगे हल्द्वानी, जो नैनीताल में आता है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा होते हुए अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा आद्री बद्री और चमोली का गैरसैंण क्षेत्र आएगा, ठीक है। ये आपको जुड़ जाता है यहाँ पर NH7 से जाकर जुड़ जाता है। और ये कौन सा हाईवे हो जाएगा, NH109। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हैं जो आपको चमोली से कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड के सारे हाईवे हम अलग से कवर करेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल मुझे यहाँ पर बताना जरूरी था तो मैं बता के जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने नेशनल हाईवे देख लिए। अब महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये 5 या 6 पार्ट में बनेगी, समय लगेगा, तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो गोपेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं, एक आपके उसका सिटी भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो गोपेश्वर क्या है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 1970 में, ठीक है, ध्यान से चलेंगे आप, ये एक पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, PDF तो आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा स्मरण रहती है। गोपेश्वर को 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय बनाया गया था, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर, और कब बनाया गया था, 1970 में। 2 चीज़ आपको मुख्य है, ठीक है। एक पूछा जाता है गोपीनाथ मंदिर, ये यूके SSC किसी एग्जाम में आया था, मुझे अब तक याद नहीं है। देख, गोपीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गोपेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। और मान्यता के अनुसार गोपेश्वर का नाम श्री कृष्ण भगवान के नाम से पड़ा है, गोपेश्वर, ठीक है। तो भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है, उन्हीं के नाम से गोपेश्वर का नाम गोपेश्वर पड़ा है, और गोपीनाथ मंदिर वहीं पर स्थित है। तो ऑब्वियसली ये मंदिर किसको समर्पित हो जाएगा, भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी बात, अगर मैं तो वैसे वहाँ गया नहीं चमोली में, ठीक है, बट अगर आप गए होंगे तो आपने यहाँ जरूर दर्शन किया होगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वैतरणी कुंड बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, जिसे रति कुंड भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि वैतरणी कुंड कौन से जिले में है, तो जिला पूछा जाएगा चमोली। अगर आप और डीपली पूछता है तो गोपेश्वर, और डीपली पूछता है इसको कौन सा कुंड कहा था, रति कुंड। तो मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा दी, इसमें आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से हमें पढ़ के चलना है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल और मैं आपको यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ, जो मंदिर है ये आपका मंदिर हो जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा गोपेश्वर का, ठीक है। और ये मंदिर आप देखिए, ठीक है, गोपेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर से माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये, और अगर कोई चित्र में कोई त्रुटि होती है कुछ तो आप प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिएगा। अगर आप वहाँ गए होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। मैं तो फिर आपको डाटा कलेक्शन के लिए नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है या किसी बुक से लेना पड़ता है, ठीक है। और जो प्रत्यक्ष रूप देखी होती है उसके बात अलग होती है, ठीक है। ये हमने चीज़ें देख ली गोपेश्वर के बारे में। अब देखते हैं जोशीमठ। जोशीमठ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जोशीमठ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है वो आप देखिए, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की प्राचीन राजधानी, ये कतरी हो गया गलती से, कत्यूरी होगा, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की प्राचीन राजधानी जोशीमठ को ही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रसिद्ध मठ जिसका नाम श्री मठ है, ठीक है, इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा करी गई थी। और इस मठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, ठीक है। तो शंकराचार्य जो स्थापित एक श्री मठ है वो कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। और इसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसी के साथ आदिगुरु शंकराचार्य जब आए थे उत्तराखंड में तत्कालीन, तो वहाँ पर क्या था कि पूर्णागिरि देवी पीठ और नरसिंह मंदिर का भी स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। प्रसिद्ध झंडा मेला का आयोजन, ठीक है, एक झंडा मेला आपने सुना होगा वहाँ पर अपना देहरादून में, एक झंडा मेला यहाँ भी आयोजित होता है नरसिंह मंदिर में, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। और यहाँ मैंने हिंदी में लिख रखा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जोशीमठ से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा ना सुना हो जिसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य की गई थी। इनका जो शीतकालीन आवाज़, जब शीतकाल में इनके कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ धाम के, तो इनका आवाज़ जोशीमठ का नरसिंह मंदिर ही है, ठीक है। जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है वहीं पर बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, आपको याद करना होगा, ठीक है। और आप उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ नोट भी चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपका नरसिंह मंदिर का एक बहुत ही सुंदर चित्र, आप अगर दर्शन करना चाहते हो तो यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। और ये नरसिंह मंदिर स्थित हो जाएगा जो बद्रीनाथ का ये शीतकालीन आवास है। और मैंने एक चीज़ और ऐड करी यहाँ पर, साथ ही साथ में आपने देखा होगा करंट की अगर घटना हम देख के चले तो जोशीमठ में ये क्रैक्स आए घरों में, ठीक है, जिससे कई घरों को विस्थापित भी किया गया, ठीक है। तो हाल ही में जो ये अपना भूस्खलन संबंधी आप घटना देखेंगे या घरों में क्रैक्स या भ्रंश जो बने हैं, ठीक है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन सी जगह बने? जोशीमठ मुख्यतः ज़्यादा प्रभावित था। ये अभी की घटना है 2022 की, कुछ समय पहले की, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, ठीक है। तो जनता ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था जब इनको विस्थापित किया जा रहा था, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, देखिए यहाँ से मात्र 45 किलोमीटर अगर आपको दिख रहा होगा जूम में, तो मात्र यहाँ से जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। और यहीं से मतलब आपका स्टार्ट किया रखा जाता है नरसिंह देवता का जो बद्रीनाथ देवता का जो शीतकालीन निवास यहीं पे किया जाता है, ठीक है। तो आप दो चीज़ आपको जानकारी होगी जोशीमठ के बारे में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं गैरसैंण के बारे में। गैरसैंण का तो नाम तो बहुत सुना होगा, ठीक है। तो गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु है, इसलिए इसको राजधानी बनाने के लिए कई बार आंदोलन भी किए गए। सर्वप्रथम अगर बात करें तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और फिर 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड राजधानी घोषित कर दिया था, ठीक है। ओके, और आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण का राजधानी को घोषित किया था, इसका क्या नाम रखा था? नाम बताएंगे, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक। ओके, और सबसे बड़ी बात, 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और एक महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त 2020 को पहली बार वहाँ पे तिरंगा फहराया था, मतलब वहीं पे स्वतंत्रता दिवस की परेड का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये है आपका गैरसैंण, ठीक है। तो पहले तो ये जो विधानसभा अगर क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है, विधानसभा परिसर जो गैरसैंण में बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ये बनाया गया है, ठीक है। और ये चित्र मैंने इसलिए ऐड किया है इसी विधानसभा के साथ में, क्योंकि आप पीछे देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरिया है और ये वाला एक ही है, साथ में इनकी चित्र ऐड किया हो तो सब वो याद रख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का घोषित किया था, क्योंकि चीज़ें ओल्ड हो जाती में याद नहीं रहती। और साथ ही साथ इन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था, ठीक है। एक शिवालय मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर है जो PDF में कवर नहीं लेकिन चित्र में कवर है, तो ये गैरसैंण में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं
कुछ पर्यटक स्थल, बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, लेकिन आज ये लास्ट पर्यटक स्थल है क्योंकि समय हो चुका है। तो मैं इसके साथ मुझे क्वेश्चन भी कराना है, जैसे आपको पता है कि हर बार हम क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग प्रयागों में से एक प्रयाग, 5 प्रयाग जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, देव प्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये जो 5 प्रयाग स्थित हैं उनमें 3 प्रयाग जो चमोली में स्थित हैं, ठीक है। तो 3 प्रयाग चमोली में स्थित है, विष्णु प्रयाग आप जानते होंगे, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये तीनों के तीनों चमोली में स्थित हैं। और यहाँ पर किसका संगम होता है? अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कर्ण प्रयाग को कर्ण की तपस्थली कहा जाता है, ये की 2 बार आ गया। तो कर्ण प्रयाग को कर्ण की, ये कर्ण की तपस्थली कहा जाता है और यहाँ पर कर्ण का एक मंदिर भी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा होगा। और एक एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है उमा देवी मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध उमा देवी मंदिर, ये डायरेक्टली पूछा, चमोली नहीं पूछा था, ना ही जिला दिया था, डायरेक्टली पूछा था, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर या जोशीमठ कहाँ पर स्थित है? ये मुझे एग्जाम याद नहीं, बट एग्जाम में बना उमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्णप्रयाग में। तो बहुत डीपली पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, तो आपको इसको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा था प्रयास, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, ठीक है। ये आपकी अलकनंदा आ गई, ये पिंडर नदी आ गई, और एक यहाँ भी एक चित्र, बड़ा सुंदर सा चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादातर आपने चित्र देखे होंगे, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखा होगा जहाँ से गंगा नदी बनती है, लेकिन एक ये भी प्रयाग देखिए आप, ठीक है। और कितना सुंदर दृश्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, और उसके बाद आज हम प्रश्नों को भी देखेंगे। ये हमारे प्रश्न भी साथ ही ऐड किए हम लोगों ने, ठीक है। और साथ ही प्रश्न करना भी आवश्यक है। तो स्टडी मटेरियल इतना है, और हम कुछ प्रश्नों को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना हम पढ़ चुके हैं उसी में से प्रश्न, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को अभी हमारे साथ करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है जो प्रश्न इसमें कवर आए हैं वो आप स्टडी मटेरियल बाद में कवर हो जाए, तो प्रश्न करना भी जरूरी है। तो हमने खाली 23 प्रश्न लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को भी हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है, पौड़ी जनपद से पृथक होकर चमोली जनपद का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 फरवरी 1960 को, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने आपको उसमें जब हमने बताया था, हिस्ट्री जब बता रहे थे, उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कहाँ से पृथक हुआ, चमोली जनपद से पृथक हुआ, वो मैंने बताना भूल गया था। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, जो चीज़ें मेटेरियल में छूटेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, लाल सांगा किस जिले को जाना जाता है? तो ऑब्वियसली हमने अच्छे से पढ़ा है, चमोली जिले को लाल सांगा के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के समीप किस गुफा में महाभारत की कथा लिखने का वर्णन है? ये अच्छे से पढ़ चुके हम लोग, व्यास गुफा में वेद व्यास ने महाभारत की कथा लिखी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, बद्रीनाथ के समीप गंधमादन पर्वत पर किस ऋषि की कर्मभूमि है? ठीक है, बद्रीनाथ के पास में गंधमादन पर्वत है, और यह किस ऋषि की कर्मभूमि? कश्यप ऋषि की, ठीक है। ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। चमोली के नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो इस गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल था, ठीक है, गोस्थल कहा जाता था। अगला देखते हैं, चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑब्वियसली गोपेश्वर में स्थित है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में स्थित चांदपुर गढ़ किस जिले में स्थित है? तो चमोली में स्थित हो जाएगा, आसान है, हमने पढ़ चुके हैं। चांदपुर गढ़ किस वंश की नींव पड़ी? तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, कनकपाल द्वारा परमार वंश की नींव डाली गई थी। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग द्वारा बनाया गया गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो गोपेश्वर मंदिर के जो प्राचीन नाम है उनमें से ये हो जाएगा रुद्र महल है, ठीक है, रुद्र महल है प्राचीन नाम हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है। फ्रैंक इस्माइल ने फूलों की घाटी की तुलना किससे करती? तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, फ्रैंक इस्माइल फूलों की घाटी है, इसने चमोली जिले में स्थित है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसकी तुलना किससे करी थी? तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, तो ये आयरलैंड से इसकी तुलना करी थी। चमोली में किस गुफा को बाबा बर्फानी गुफा कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी गुफा जिसको बाबा बर्फानी गुफा कहा जाता है? तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टिम्बर सैंड गुफा को बाबा बर्फानी गुफा कहा जाता है। चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी हम कम से कम 5 से 6 क्लास लगेंगी चमोली में, तो उसमें भी कवर करेंगे, लेकिन आप पहले भी याद करके चलिए, आपका रिविजन हो जाएगा। 3 ही विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगी 12 तहसीलें हैं, ठीक है। अणिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है? ठीक है, तो अणिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है? तो ये हम बद्री पढ़ेंगे, पंच बद्री भी पढ़ेंगे, पंच केदार भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तब हमने बात करें तो वृद्ध बद्री के पास में स्थित है, ठीक है। तो आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ, चक्रतीर्थ एवं अथारी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो चक्रतीर्थ और अथारी नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑब्वियसली बात चमोली में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हम धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन लाएंगे उसमें भी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो साथ साथ हमारे प्रश्न भी चलते
जाएंगे और हमारा स्टडी मटेरियल भी होता जाएगा। तो लगभग 20 मिनट का समय हो चुका है, तो मैं यहीं पर इसको आज क्लोज करना चाहूँगा। ठीक है, एक आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप बता देंगे आज जो पीडीएफ का जो हमने फॉर्मेट बनाया है, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये आपको जो डिजाइनिंग है ये थोड़ी कैसी लगी, प्लीज़ इसको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जिससे आपको और चीज़ें ज़्यादा जल्दी से समझ आ सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रयास, और इसी प्रकार से ये पार्ट 1 था हमारा। पार्ट जो मुझे उम्मीद है 5 या 6 पार्ट तक हम इसको कवर कर लेंगे, और एक एक चीज़ करेंगे, क्योंकि चमोली जिला बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा देहरादून और टिहरी में समय कम लगा था, बट चमोली में समय लगेगा और हम समय देंगे। ठीक है, आपके सामने फूलों की घाटी भी है और बद्रीनाथ मंदिर है। तो बद्रीनाथ मंदिर और भगवान बद्री से प्रार्थना है आपका एग्ज़ाम में आप सफल हो, माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।